इस चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाता हूं। एक तो थाईलैंड की है, एक बंगाल की और एक मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके लिए हिंदू धर्म और सनातन से जुड़ी परंपराएं उनकी जिंदगी का अटूट हिस्सा है। थाईलैंड दौरे पर पीएम मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की, तो भी सनातन उनके एजेंडे पर रहा। हिंदुओं पर बांग्लादेश में हुए अत्याचार के बाद पीएम मोदी और बांग्लादेश के मुखिया मोहम्मद यूनुस की यह पहली मुलाकात थी। आज आपको बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस को खरी खरी सुना दी, दोनों के बीच क्या बात हुई। दूसरी तस्वीर बंगाल की है। 2 दिन में अदालतों से डबल झटका खाई ममता बनर्जी सरकार। हर बार की तरह इस बार भी रामनवमी को लेकर डर का माहौल बनाने में जुटी है। भगवान राम के जन्मदिन पर निकलने वाले जुलूस पर अड़ंगा डाले जाने का आरोप लग रहा है। सीएम ममता बनर्जी रामनवमी से पहले लगातार दंगों की आशंका जता रही हैं। ममता ही नहीं, पूरे इंडी गठबंधन का यही हाल है। ऐसा लगता है जैसे सबने सनातन से जुड़े हर मुद्दे का विरोध करने का ठान रखा है। तीसरी तस्वीर देखिए। देश के हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम चला रहे बाबा बागेश्वर ने हिंदू गांव की नींव क्या रख दी, इंडी गठबंधन बौखला गया। अब बाबा बागेश्वर का यह हिंदू गांव क्या है, यहां क्या होगा, यह भी आज आपको आगे बताऊं। लेकिन पहले इन 3 खबरों की एक झलक देखिए, फिर बताता हूं पीएम मोदी ने बांग्लादेश के कार्यवाहक मुखिया को क्या सुनाया है। जो वहाँ पे हालत है, प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को खुल के सामने रखा। इसके बारे में हमारी गहरी चिंता उन्होंने जताई। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে আছে কিসের জন্য? শুধু ধর্মীয় প্রবণতার নামে একটা নতুন ধর্মের আমদানি করে। हमारा भी संशय है कि जरूर वो कुछ न कुछ ऐसा काम करेगी, दंगा फैलाने की कोशिश करेगी। बंगाल में रामनवमी पर किस तरह सियासी पारा हाई हो चुका है, इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊं। पहले देखिए, नवरात्र के मौके पर विदेश दौरे पर गए पीएम मोदी ने वहां भी कैसे अपने आराध्य की धुन में मगन होने का समय निकाल ही लिया, क्योंकि सनातन को लेकर पीएम मोदी की आस्था सीजनल नहीं है। इन दिनों नवरात्र चल रहे हैं और 2 दिन बाद रामनवमी है। ऐसे वक्त में पीएम मोदी को बिम्स्टेक की अहम बैठक के लिए थाईलैंड जाना पड़ा। लेकिन थाईलैंड में रहते हुए भी पीएम मोदी ने समय निकाला और बैंकॉक में रामायण का थाई मंचन देखा। इसे थाईलैंड में राम किएन कहा जाता है। पीएम मोदी ने रामायण की कहानियों को थाईलैंड के लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बताया और कहा कि भगवान राम की कहानियों पर लिखी गई रामायण एशिया के बड़े हिस्से में दिलों और परंपराओं को जोड़ती है। सनातन के लिए पीएम मोदी का यह समर्पण हमेशा दिखा। लेकिन अब यह भी देखिए कि पीएम मोदी ने भगवान राम पर लिखी जिस रामायण को लोगों के दिलों और परंपराओं को जोड़ने का जरिया बताया, उसी भगवान राम की जयंती यानी रामनवमी को मनाने के लिए पश्चिम बंगाल में लोगों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा। थाईलैंड दौरे के आखिरी चरण में आज पीएम मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया और मोहम्मद यूनुस से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने 2 टूक कह दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों से वो चिंतित हैं, समाज के दूसरे वर्गों पर भी इसका असर पड़ता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों की निष्पक्ष जांच की जाए। पीएम मोदी ने बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया और साफ कर दिया कि बांग्लादेश सरकार ऐसी कोई बयानबाजी न करे जिससे माहौल खराब हो। यानी नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया बॉस कि तुम्हारे यहां से लोग घुस रहे हैं, उनको देख लो। और दूसरा, निष्पक्ष जांच कराओ। यानी अभी तक जो तुम कर रहे हो जांच, वो निष्पक्ष नहीं है, ये पीएम मोदी ने सुना दिया। सुनिए पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात पर विदेश मंत्रालय ने क्या बताया। फिर बताता हूं कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा पर क्या विवाद खड़ा हो गया। माइनॉरिटीज की, अल्पसंख्यकों की जो वहाँ पे हालत है और इस विषय को लेके बातचीत में जो दोनों लीडर्स के बीच में हुई, प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को खुल के सामने रखा। इसके बारे में हमारी गहरी चिंता उन्होंने जताई और इसका असर जो बाकी समाज पे होता है उसके बारे में प्रोफेसर यूनुस को अवगत कराया और उन्होंने अपनी आशा जताई कि आखिरकार
ये जो मुद्दा है इसकी जो जिम्मेदारी है वो बांग्लादेश सरकार की है और उन्होंने आशा जताई कि बांग्लादेश सरकार इस विषय पे अपनी जिम्मेदारियों पे खरी उतरेगी और इन चीज़ों को आगे इनकी जांच करेगी। एक तरफ पीएम मोदी ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बांग्लादेश को टाइट किया है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल है जहां विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार मुश्किल में है। यही वजह है कि बंगाल में ममता बनर्जी माहौल बनाने के लिए अपने पुराने ट्रैक पर लौट आई। बंगाल में ममता सरकार के निशाने पर आरोप लग रहा है कि एक बार फिर हिंदू त्योहार है। रामनवमी पर पूरे बंगाल में डर का माहौल बनाया जा रहा है। पुलिस वालों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, गश्त बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ ममता के गढ़ में खुलेआम भगवा का अपमान किया जा रहा है। और तो और ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बंगाल में दंगे की साजिश का भी आरोप लगा दिया। लेकिन अब लगता है कि बंगाल में ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की सियासत को जैसे ग्रहण लग गया है। मुस्लिम वोटों को साधने के लिए ममता बनर्जी सरकार ने हिंदू त्योहारों को हाशिए पर रखा। यह आरोप उन पर हमेशा से लगता है, लेकिन ममता सरकार का एजेंडा हाईकोर्ट में फेल हो गया। कलकत्ता हाईकोर्ट से आज ममता सरकार को बड़ा झटका लगा। हावड़ा में रामनवमी के मौके पर निकाली जाने वाली हिंदू संगठनों की शोभा यात्रा को कलकत्ता हाईकोर्ट से मंजूरी मिल गई। खास बात है कि हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पुराने रूट पर ही यात्रा की परमिशन दी है। हाईकोर्ट ने अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद को शोभा यात्रा की परमिशन दी। इससे पहले ममता सरकार ने यह कहते हुए परमिशन देने से इनकार कर दिया था कि हावड़ा में 2 साल से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था, जिसकी वजह से रामनवमी के जुलूस में हिंसा हो रही। लेकिन अब हाईकोर्ट न सिर्फ शोभा यात्रा की परमिशन दे रहा है, बल्कि अब उसी जीटी रोड से शोभा यात्रा निकलेगी जहां बंगाल पुलिस ने इनकार कर दिया था। हालांकि हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ शोभा यात्रा निकालने की परमिशन दी है। हाईकोर्ट का आदेश है कि दोनों संगठन से 500 लोग ही शोभा यात्रा में शामिल हो सकेंगे, यानी कुल 1000 लोग शोभा यात्रा में शामिल हो सकेंगे। अंजनी पुत्र सेना की शोभा यात्रा का समय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक है, जबकि वीएचपी दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक शोभा यात्रा निकालेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दोनों जुलूस के मार्ग भी तय कर दिए हैं। शोभा यात्रा में शामिल हर शख्स को पहचान पत्र देना अनिवार्य होगा। कोलकाता हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद ममता बनर्जी बैकफुट पर हैं। बंगाल में बीजेपी एक बार फिर हावी हो गई है। शुभेंदु अधिकारी कैसे ममता सरकार पर निशाना साध रहे हैं, एक बार देखिए, फिर बताता हूं कि बीजेपी ने बंगाल के लिए क्या मेगा प्लान तैयार किया है। यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इश्यू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है। आर्टिकल 25 से 28 देख लीजिए। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस। इसलिए हाईकोर्ट जो वर्डिक्ट दिया है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। आई पर्सनली एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई वेलकम दिस वर्डिक्ट। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हावड़ा में हिंदू संगठन एक बार फिर एक्टिव हो गए। रामनवमी के जुलूस की तैयारी एक बार फिर शुरू हो गई है। शोभा यात्रा के लिए सजावट का सामान तैयार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पूरे शहर को भगवा झंडों से पाट दिया गया। सिर्फ हावड़ा ही नहीं, पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा को ग्रैंड बनाने के लिए बीजेपी ने 5 स्टेज का मेगा प्लान तैयार कर लिया है। 6 अप्रैल यानी रामनवमी को बीजेपी 2000 शोभा यात्राओं का आयोजन करेगी। बीजेपी बंगाल में हर छोटे बड़े शहर में रैलियां निकालेगी। बीजेपी का दावा है कि वो इस मौके पर 1 करोड़ हिंदुओं को सड़कों पर जुटाएगी। नंदीग्राम में भी रैली का आयोजन किया जाएगा, उसी नंदीग्राम में जिसे शुभेंदु अधिकारी का गढ़ कहा जाता है। इसी सीट से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी। बीजेपी का कहना है कि अगर प्रशासन ने इजाजत दी तो ठीक है, नहीं तो बिना परमिशन शोभा यात्रा तो निकलेगी ही निकलेगी। रामनवमी पर हो रही सियासत को ममता बनर्जी ने अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। रामनवमी से पहले ही ममता बनर्जी ने कहना शुरू कर दिया है कि बीजेपी उन्हें जेल भेजना चाहती है। बीजेपी दंगे भी करवा सकती है। एक बार ममता बनर्जी को सुनिए, उसके बाद बताऊंगा रामनवमी से पहले बंगाल में डर का माहौल क्यों बन रहा है। कि जेले पुरे देवे, आई वेलकम, कैच मी इफ यू कैन। গরিব লোকেদের সব কাজ বন্ধ করে দিয়েছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। তাহলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে আছে কিসের জন্য? শুধু ধর্মীয় প্রবণতার নামে একটা নতুন ধর্মের আমদানি করে। बंगाल में ममता बनर्जी की ही सरकार है और वो खुद कह रही है कि बीजेपी दंगा कराना चाहती है। लेकिन आज बीजेपी ने भी बताया कि बंगाल में दंगा करवाना चाहता कौन। सुनिए संबित पात्रा को, उसके बाद बताऊंगा रामनवमी के जुलूस ही नहीं, ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से भी कितनी एलर्जी है। हमारा भी संशय है कि जरूर वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगी, दंगा फैलाने की कोशिश करेंगी। उसके लिए वो बहुत जानी जाती हैं, ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। जरूर आज से ही शुरू करेंगी, कोई नहीं, अभी देखिएगा आप, दोपहर से ही वो शुरू कर देंगी। वो दोपहर से ही शुरू कर देंगी, मगर
हम अपने न्याय की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे और अगर उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक वो ऐसा कुछ काम भी करेंगी तो उसमें भी हम लड़ेंगे न्याय के लिए। ममता बनर्जी के ट्रैक रिकॉर्ड से बीजेपी वाकिफ है। आज बीजेपी ने उसका एक सबूत भी दिया। रामनवमी से पहले बीजेपी ने ममता बनर्जी पर एक और आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें कुछ लोग भगवा झंडे को निकालकर कचरे के ट्रक में फेंक रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि जहां भगवा झंडे का अपमान किया गया वो ममता बनर्जी का विधानसभा क्षेत्र है। शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि रामनवमी को लेकर ममता काफी परेशान है और हिंदुओं के एकजुट होने से उनकी नींद उड़ गई। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी को सिर्फ हिंदू त्योहारों से ही एलर्जी नहीं है बल्कि उन्हें और उनकी पूरी पार्टी को राम के नाम से परे। 23 जनवरी 2021 को कोलकाता के एक कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगने के बाद ममता बनर्जी ने भाषण बंद कर दिया था। 6 मई 2019 को बिष्णुपुर में ममता ने कहा था कि जय श्री राम बीजेपी का नारा है और वो सभी को इसे लगाने के लिए मजबूर कर रही है। 4 मई 2019 को पश्चिमी मिदनापुर में जय श्री राम के नारे लगने के बाद ममता बनर्जी गुस्सा हो गई थी। 31 मई 2019 को भाटपारा में ममता बनर्जी के काफिले के पास जय श्री राम के नारे लगाने वाले 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। 5 जून 2019 को कोलकाता में अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि जय श्री राम के नारे की टीआरपी घट रही। रामनवमी पर मचे घमासान के बीच ममता बनर्जी को कोर्ट से 2 दिन में डबल झटका लग चुका है। ममता बनर्जी बंगाल में ही इतना घिर चुकी हैं कि बीजेपी तो कह रही है कि उन्हें जेल हो जाएगी। ममता बनर्जी के जेल जाने के समीकरण क्यों बन रहे हैं जरा वो भी समझिए। कल सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें 2016 में हुई शिक्षक भर्ती में 25,753 नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य करार देते हुए पूरी चयन प्रक्रिया को ही दूषित और दागी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने में नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करनी होगी। 2016 का यह पूरा मामला है। आरोप है कि इस भर्ती में बड़े पैमाने पर हेरफेर और भ्रष्टाचार हुआ था। सिलेक्शन के लिए 5 से 15 लाख रुपए की घूस दिए जाने का आरोप लगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ममता बनर्जी के लिए इसलिए मुश्किल खड़ी कर रहा है क्योंकि इस भर्ती घोटाले में उनके कई करीबी नेता फंसे हुए। इस मामले में 2022 में ईडी ने पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया था। घोटाले के समय पार्थ चटर्जी ममता सरकार में शिक्षा मंत्री थे। इसी मामले में टीएमसी के विधायक माणिक भट्टाचार्य और जीवन कृष्ण साहा को भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा निलंबित टीएमसी नेता शांतनु कुंडू और कुंतल घोष भी इसी घोटाले के चलते जेल में। और अब तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई पूरी जो प्रक्रिया थी उसमें बहुत गड़बड़ियां है। घोटाला खुलने से पहले पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के बेहद खास हुआ करते थे। लेकिन ममता बनर्जी की खासियत यह है कि जो किसी बड़े स्कैम में फंसता है ममता बनर्जी उससे दूरी बना लेती। शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपियों से भी ममता बनर्जी ने दूरी बना दी। लेकिन ममता बनर्जी की मुश्किल अभी भी इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की जांच सीबीआई को आगे बढ़ाने की बढ़ा पाएगी। यानी जांच की आंच ममता बनर्जी तक पहुंच सकती है, यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी को जेल जाना पड़ेगा। वो पजामा टी शर्ट में आके बोलते डेमोक्रेसी खत्म हो गई, हत्या हो गई डेमोक्रेसी की, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करो, अरेस्ट करो, हिटलर है। कहां है भैया राहुल गांधी? कहां हो आप? कहां है ये इंडी वाले? आओ ना। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नहीं सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। और ऐसे रिक्रूटमेंट स्कैम्स के लिए याद करिए हरियाणा में पूर्व में मुख्यमंत्री जेल गए हैं। जेल दीदी जेल जाएंगी। संबित पात्रा तो ताल ठोक के कह रहे दीदी जेल जाएंगी। लेकिन दीदी के अलावा अब बात बाबा की, बागेश्वर बाबा की। वैसे तो बाबा बागेश्वर जहां जाते हैं धमाल मचाते हैं, लेकिन इस बार ये धमाल उन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर में अपने बागेश्वर धाम में ही मचा दिया। बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए देश के पहले हिंदू गांव की नींव रख दी। ये गांव अगले 2 साल में बनकर तैयार होगा। बाबा बागेश्वर ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हिंदू गांव का भूमि पूजन किया। बाबा बागेश्वर का हिंदू गांव कैसा होगा इसके बारे में भी आपको बताता हूं। इस गांव में रहने वाले लोगों की जीवन शैली वैदिक संस्कृति पर आधारित होगी। योजना के मुताबिक इस हिंदू गांव में 1000 परिवार रहेंगे और इसे बागेश्वर धाम परिसर में तैयार किया जाएगा। बागेश्वर धाम जन सेवा समिति इस गांव के लिए जमीन देगी। मकान एग्रीमेंट के आधार पर दिए जाएंगे और वहां बसने वालों के लिए कुछ विशेष धार्मिक और सामाजिक शर्तें तय होंगी। खास बात यह है कि इस गांव की जमीन न तो खरीदी जा सकेगी न बेची जा सकेगी। गांव में सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं। बागेश्वर बाबा ने हिंदू गांव की नींव को हिंदू राष्ट्र के लिए पहला कदम बताया है।
और कहा कि हिंदू घरों, हिंदू गांवों, हिंदू जिलों और हिंदू राज्यों के बाद ही हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा होगा। सुनिए एक बार। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले हमें हिंदू राज्य बनाने होंगे। हिंदू राज्य बनाने के पहले हिंदू जिले बनाने होंगे। हिंदू जिले बनाने के पहले हमें हिंदू गांव बनाने होंगे और हिंदू गांव बनाने के पहले हिंदू घर बनाने होंगे। हिंदू घर बनाने के लिए पहले कट्टर हिंदू बनाने पड़ेंगे।